हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम यूं ही आपके बीच में हाजिर रहेंगे। प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम आपके एक हिंदी का जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीच बीच में करवा दीजिए। बिल्कुल करवाएंगे भैया। अब हर एक सप्ताह बीच बीच में क्वेश्चन पेपर भी आता रहेगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। ठीक, तो ये सारे सब्जेक्ट के भैया आपके क्या है क्वेश्चन पेपर आते रहेंगे, याद रखना। तो चलिए देखते हैं आज हम हिंदी के एक क्वेश्चन पेपर को, और पूरा का पूरा 2026 बोर्ड एग्जाम में आपका सेम पैटर्न रहने वाला है। यहां तक कि बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके यहां से मिलेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें भैया एकदम सॉलिड होते हैं, फिक्स वाले होते हैं। तो यहां से भी आपके कम से कम 20 से 25 नंबर, कम से कम की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भैया 40 नंबर तक भी मिल सकता है, याद रखना। ठीक है, तो ध्यान देना भैया। आपका जो पेपर होगा भैया, कलर भले चेंज होगा, पूरा पीला होगा। यहां तो भैया बोर्ड के में बता रहे हैं इसलिए ब्लैक रखा है बैकग्राउंड। तो इस तरह से दिया रहेगा आपको। यहां पर भैया अपना क्या है अनुक्रमांक यहां पे फिल करना होगा। आपका रोल नंबर जो होगा यहां फिल करना है भैया। यहां नाम, ठीक है, चिन्ना स्वामी, मुत्तो स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर लिख देना। ठीक है भैया, अपना जो नाम है आपका वो लिखना जरूरी नहीं है ही, ठीक है ना। अब उसके बाद भैया ये जो है कोड दिया रहेगा, और यही भाई कॉपी वगैरह में फिल करना होता है। ठीक है, इसी से पता चलता है ना कि ये आपको कौन सा कोड वाला पेपर मिला था। और उसके बाद भैया ये पृष्ठों की संख्या दिया रहेगा कि कितने पृष्ठ में आपका क्वेश्चन पेपर है। और भैया सामान्य हिंदी और केवल प्रश्न पत्र होगा, फर्स्ट सेकेंड नहीं, ये तो सभी को मालूम है। और जो पूर्णांक रहने वाला है बबुआ वो 100 नंबर का। तो हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी हिंदी में अगर आपने बेहतर कर दिया बच्चों, बाकी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपका कम भी आता है मैनेज हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हिंदी में 100 में अगर हम बात करें 90 प्लस फोड़ें। ठीक है, और फोड़ेंगे डेफिनेटली। इतना ज्यादा क्वेश्चन पेपर करवा देंगे ना, कहां से पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ये देखिएगा आपका भैया ये इंस्ट्रक्शन यानी समय, ध्यान देना, समय 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक, समय कितना, 3 घंटे 15 मिनट का ये समय होगा। और प्यारे बच्चों नोट में ध्यान दीजिए, बोलेगा कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी आपको स्टार्टिंग में जो 15 मिनट वक्त दिया जाता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे भैया क्या करते हैं, पेपर पाते हैं मां यूं 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 करके। ठीक है, आप इधर उधर पलटे, नहीं देखा पेपर ढंग से, पूरा शुरू कर दिए। नहीं, ये गलत बात है। सबसे पहले आप 15 मिनट जो स्टार्टिंग में बिताइए क्वेश्चन पेपर के साथ। इससे होता क्या है भैया, जो हार्ट बीट है ना, जो दिल की धड़कनें हैं बढ़ जाती है ना, तो वो कम हो जाए। क्योंकि जब आप पेपर पढ़ोगे भैया तो लगेगा कि हाँ ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, तो धीरे धीरे आपका जो भैया हार्ट बीट है वो कम होता चला जाएगा। लगेगा कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर इत्मीनान से शुरू करिएगा। इसीलिए भैया 15 मिनट दिए जाते हैं। और जो आपका पेपर होगा बच्चों 2 भागों में, खंड का और खंड खा में डिवाइड होगा। खंड खा का से 50 नंबर का क्वेश्चन, खंड खा से 50 नंबर का, और सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होंगे। ठीक है ना, याद रखना। तो शुरू करते हैं खंड का से। तो भैया हमने देख लिया इंस्ट्रक्शन वगैरह, अब शुरू करते हैं भैया क्वेश्चन से। शुरुआत करते हैं बबुआ, एक एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्योंकि जो खंड का में पहला और दूसरा क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, ये वही 5-5 नंबर का होगा। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न ये आपके होंगे काव्य साहित्य से। ठीक है ना, और उसके बाद जो होगा 5 वो गद्य साहित्य से होगा। तो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न यहां 5 आपके वहां से, यानी गद्य और पद्य मिला के टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और 10 नंबर भैया इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। आपके विकल्प हैं भैया गोरखबानी, या फिर चर्यापद, या फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या फिर भैया सत्यवती कथा। तो प्यारे बच्चों हम बात कर लें कि हिंदी का जो प्रारंभिक ग्रंथ है, पहला ग्रंथ, वो माना जाता है
उक्त व्यक्ति प्रकरण को। तो भैया किसके द्वारा लिखित है, तो बात कर ले तो ये किसके द्वारा लिखा है कि भैया ये दामोदर शर्मा, ठीक है, दामोदर शर्मा के द्वारा रचित है। ठीक है भैया, इन्होंने ही इसकी रचना की है और इसे हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है भैया, ठीक, वैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा बट थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका है या मासिक पत्र है किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। ठीक, यानी जो हिंदी प्रदीप ये एक मासिक पत्रिका है भैया, ये किसने, इस मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की एक मासिक पत्रिका है। ठीक है ना, परेशान नहीं रहना। 100 क्वेश्चन की भैया 100 क्वेश्चन का जो बहुविकल्पी प्रश्न का समावेश है जल्द ही हम लॉन्च करने वाले हैं। बड़ी ही जल्दी भैया 100 क्वेश्चन वाला आने वाला है पूरा सीरीज, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सभी निपटाएंगे। चलिए आई बात समझ में, आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। सारे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही रिपीट होते हैं, आपको फिर से बता दें यही रिपीट होते हैं बार बार भैया, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो कलम का जो सिपाही है इसके लेखक कौन है। विकल्प है भैया प्रेमचंद्र या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी या प्यारे बच्चों अमृत राय या फिर राम विलास शर्मा। तो जो कलम का सिपाही है तो ये मुंशी प्रेमचंद के बेटे के द्वारा रचित है और उनके बेटे का नाम भैया क्या है, तो वो है भैया अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद के बेटे का नाम अमृत राय, इन्होंने ही अपने पिताजी के ऊपर ये भैया लेख लिखा है कलम का सिपाही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। और अगला क्वेश्चन है भैया शेखर एक जीवनी। देखिए ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछले आप 4 से 5 साल का पेपर अगर उठाओ ना तो भैया उसमें लगातार पूछा गया है। ठीक, कि शेखर एक जीवनी रचना की विधा क्या है, किस विधा की रचना है शेखर एक जीवनी। तो भैया कहानी है या फिर उपन्यास है या फिर जीवनी है या आत्मकथा है। तो शेखर एक जीवनी भैया, शेखर एक जीवनी क्या है, एक उपन्यास है। अब किसकी है आपको कमेंट करके बताना है भैया। ठीक है, चलिए तो भैया हो गया। तो अगर हाँ एक चीज और ध्यान देना, अगर हम बात कर लें तो भैया ये उपन्यास किसने लिखा है, तो अज्ञे ने। किसने, अज्ञे जी ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने भैया इसको लिखा है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ललित निबंधकार हैं, तो इनमें से ललित निबंधकार कौन है। रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय, श्याम सुंदर दास। तो भैया अगर हम बात कर लें कुबेर नाथ को छोड़कर कोई भी नहीं है, तो कुबेर नाथ ये ललित निबंधकार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो भैया ये आपका 5 बहुविकल्पी प्रश्न गद्य साहित्य काव्य साहित्य का हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं भैया हम गद्य साहित्य में। गद्य साहित्य में भैया पहला क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको बताना है, वर्ष 1943 ईस्वी में या फिर 1936 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में या 1963 ईस्वी में। तो भैया वर्ष 1936 ईस्वी में हुई थी और इसके पहले अधिवेशन की भैया अगर हम बात कर लें तो लखनऊ में हुई थी। ठीक है ना, तो याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है। धूप के धान बिल्कुल भी नहीं है। अगला पल्लव, ये पल्लव वीणा गुंजन वगैरह इनकी तो है ही नहीं। सांध गीत या अगला है उर्वशी। तो प्यारे बच्चों सांध गीत क्या है,
ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो सारे के सारे एक एक नंबर मिलेंगे, ध्यान देना, लिखा भी है। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो बहुविकल्पी प्रश्न है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो भैया निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा अष्टछाप के कवि नहीं। अष्टछाप जो है वो 8 कवियों का एक समूह है। तो उनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन से कवि हैं जो अष्टछाप समूह से नहीं है। पहला नंददास, या फिर छीत स्वामी, या भिखारी दास, या सूरदास। तो भैया नंददास भी हैं, छीत स्वामी भी हैं, सूरदास भी हैं, भिखारी दास जी नहीं है, नाम ही इनका एकदम अलग है। ठीक है ना, ये नहीं है अष्टछाप कवियों में से। ठीक, चलिए अगला चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। तो भैया तार सप्तक के प्रवर्तक कौन हैं? तो आपको भैया आपके पास विकल्प है कि निराला, फिर या फिर दिनकर, या फिर पंत, या फिर अज्ञे। तो भैया तार सप्तक का प्रवर्तक अज्ञे जी को माना जाता है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ठीक है ना, ये बहुविकल्पी में हमने भाई जितने हैं आपको हम अलग से कराएंगे कि प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, प्रकाशन वर्ष कहां हुआ, सब बताएंगे। ठीक है ना, जब अलग से सीरीज लाएंगे, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि सूफी काव्य धारा के हैं। विकल्प आपके सामने है रशखान, रहीम, जायसी, नानक। तो प्यारे बच्चों सूफी काव्य धारा मलिक मोहम्मद जायसी, ये सूफी काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है ना, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। चलिए अब आगे चलते हैं भैया। तो ये आपका प्यारे बच्चों 5-5 10 नंबर का हो जाता है। अब भैया शुरुआत होती है आपके क्वेश्चन नंबर 3 की, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है भैया यहां से आपको मिलने वाले हैं पूरे 10 नंबर। कितने नंबर? तो भैया पूरे 10 नंबर, ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, ये सही से नहीं दिख रहा है, थोड़ा आप नीचे करें, ये देखिए 10 नंबर का है, यानी 5 क्वेश्चन होगा। बोलेगा भैया कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मतलब इस गद्यांश को पढ़ना होगा आपको और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए भैया इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, नहीं पूरा आएगा नहीं। ठीक है, दिख रहा है इसमें पूरा? हाँ देखिए, अब चलिए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, बड़ा ही भाई ये सिंपल होता है क्योंकि 10 नंबर की बात है, 1-2 नंबर की बात नहीं, 10 नंबर की पूरे बात है भैया, इसलिए इसको ढंग से पढ़ना होगा। दिया रहेगा, और सबसे अच्छी बात ये होती है अथवा में भी दिया रहेगा, देख सकते हैं। ठीक है, आपके सामने 2 होंगे, मान लेते हैं आपको ये पहला नहीं आ रहा, आप अथवा वाला कर लीजिए। ठीक है, आपको मान लेते हैं कि भैया दूसरा नहीं आ रहा, आप पहला वाला कर लीजिए। तो आपके पास विकल्प होता है, इसलिए ये और भी आसान काम बन जाता है। तो पहले आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा बबुआ कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, और जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो ये आपका एक गद्यांश है, और इससे संबंधित नीचे आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे, और इन सभी का उत्तर आपको देना है। देखिए पहला कह रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो भैया पाठ का शीर्षक क्या है, यानी चैप्टर का नाम क्या है, और उसके बाद भैया लेखक कौन है। तो ये किस पाठ से लिया गया है, अगर आपने पढ़ा होगा भैया देखिए साफ साफ दिख रहा है, राष्ट्र शब्द आया है, हर जगह यहां पर राष्ट्र राष्ट्र आया है। ठीक है भैया, तो ये राष्ट्र अगर शब्द आपको दिखाई पड़ जाए, यहां पर भी देख सकते हैं, तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो भैया पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र का स्वरूप भैया ये चैप्टर है। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, उधर दिख ना रहा होगा बट समझ जाइएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं।
अब भैया यहां पे बोल रहा है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी भाई साफ सीधी सी बात है कि अगर पृथ्वी हो और पृथ्वी पर आदमी ही ना हो तो भाई राष्ट्र कैसे बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो भैया वही चीज है, तो यहां पर लिखेंगे कि पृथ्वी हो लेकिन मनुष्य ना हो, मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है, राष्ट्र की कल्पना असंभव है, समझ जाइएगा। ठीक, तो आसान है ना, कुछ करना पड़ा नहीं भैया, 2 नंबर इसके मिल गए, 2 नंबर इसके मिल गए। अब उसके बाद अगला कह रहा है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो भैया पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो देखिए साफ साफ है, यहां पे लिखा गया कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो पृथ्वी और मनुष्य यानी पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। तो लिखेंगे भैया कि पृथ्वी और मनुष्य यानी जन वही मनुष्य दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं या संपादित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, इसका यहां लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि पृथ्वी कब मतलब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो देखिए भैया कब संज्ञा, जब कह रहा है कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो कब, तो भैया जब इस पे मनुष्य निवास करेंगे। तो भैया यहां पर लिखेंगे कि मनुष्य के कारण, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक है, प्राप्त करती है, ये हो गया। आई बात समझ में। और वैसे भी ये सारे रिपीटेड है, ऐसा नहीं है कि भैया कि एक साल आया है नहीं आएगा। इसको उठाओ पेपर, आप चाहे 22 का देखो, 23 का, 24 का, 25 का आया है भैया। ये कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम बस ऐसे ही बता रहे हैं, आप उठा के देखिए पेपर आया हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कह रहा है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में या इसके पुत्र हैं। ठीक है ना, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। देखिए यहां पे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में कह रहा है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का के पुत्र हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ अगर अपने शब्दों में लिखेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि जिस तरह मां अपने बच्चे को प्यार करती है, लाड प्यार करती है, दुलारती है, ठीक है, गोद में खिलाती है, उसी तरह हम भी पृथ्वी की गोद में क्या करते हैं, खेलते हैं। हम भी उसमें क्या है, मतलब क्या है, क्या बोलते हैं कि जो पलते बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये पृथ्वी है वो एक माता के समान है और जो मनुष्य है भैया वो पृथ्वी के पुत्र के समान है। तो अर्थ समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, सुन लीजिए। लिखेंगे जिस तरह से मां अपने बच्चे को प्यार करती है, ठीक है, प्यार करती है, उसी तरह से क्या होता है इस पृथ्वी में, पृथ्वी का मतलब हम भी क्या है, भूमि की मिट्टी में खेलते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक, बस इतना सा लिख देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, काम की चीज है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद जरा नजर डालिएगा भैया, जैसे अथवा में एक दिया है, मान लेते हैं जैसे आपने पहला किया, ठीक है, मान लेते फिर दूसरे करने की जरूरत नहीं, और मान लेते हैं पहला ना आया दूसरा करना है। तो कह रहा है नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता है। अब लाना है, देखिए ये किस चैप्टर से है, तो भाषा और आधुनिकता का इस्तेमाल हुआ है। तो भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है,
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ढंग से पढ़ लेना है, इससे दिए गए नीचे प्रश्नों का उत्तर फटाक से लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद भैया आपका जो चौथा होगा ना बबुआ, ठीक है, जो चौथा प्रश्न होगा ये किससे होगा? काव्य से। भैया इसके पहले गद्य से था, अब काव्य से। यहां पर भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। यानी क्या बोलेगा? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश देगा, इसको पढ़ना है, इस पे आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे दिया गया है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार बहुशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर अदभावी की संस्कृति समासीन। तो भैया इस तरह से आपको क्या है, एक दे दिया जाएगा। ठीक है ना। आगे भी यहां पे देखिए नीचे भी एक दिया रहेगा। ठीक, यानी इससे संबंधित पहले प्रश्न है, फिर नीचे भी एक। तो आपको क्या करना होगा, इसको ढंग से पढ़ना है और इसका थोड़ा अर्थ निकालने का प्रयास करना है। ठीक है, इधर कर लेते हैं 1 मिनट और मान लेते हैं अर्थ नहीं भी आता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस इसलिए इसको पढ़ना है ढंग से कि ये जान सको कि किस पाठ से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों ये किस पाठ से लिया गया है? तो बापू के प्रति। ठीक है, बापू के प्रति जो पाठ है और पंत द्वारा रचित है। तो भैया इस चैप्टर से अब पढ़ करके इनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे देना है। देखिए गांधी जी आ गया ना, यानी बापू के प्रति। अब जैसे अथवा में एक क्वेश्चन मान लेते हैं, आपको इसमें पहला वाला नहीं करना, नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है क्योंकि ये एकदम लास्ट से है, और शुरू के 2 से 3 ढंग से तैयार कर लो चैप्टर जो हमने करवाया है। कैकेयी का अनुताप, उसके बाद भैया पवन दूतिका, और उसके बाद श्रद्धा मनु। इन तीनों से 100% क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, यानी एक पीछे से देगा, एक इन 3 चैप्टर से देगा। तो अथवा में जैसे आ गया है, अथवा में देखिए आ गया कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। देखिए इसमें यह बोला है, इसमें कहा गया है कि समर्पण लो सेवा का सार। तो जो श्रद्धा होती है मन से समझाते हुए कहते हैं, ये श्रद्धा और मन चैप्टर से है, जयशंकर प्रसाद जी ने इसको यह संवारा है, यानी लिखा है। तो इसमें श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, मैं आज से, देखिए समर्पण लो सेवा का सार, आज से मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रही हूं। ठीक है, और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं, सजल संस्कृति का या पतवार। और जिस तरह से जो एक पतवार होती है, जो नाव होती है, वो खे करके क्या है भाई, जैसे उसका काम है खेना पतवार का, इसी तरह से मैं भी जब तुम्हारे साथ हो जाऊंगी तो हम दोनों इस संसार में मानवता को आगे बढ़ाएंगे, नहीं जैसे खेने का काम करेंगे। आगे है कि आज से आज जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार, आज से मैं विगत विकार यानी पुराने दोषों को भूल करके आज से मैं अपना जीवन तुम्हारे चरणों में न्योछावर कर दे रही हूं। ठीक है, मेरा जीवन ही क्या है भाई, न्योछावर है, त्याग कर रही हूं। आगे कह रहा है कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, तुम संसार के एक मूल रहस्य बन जाओ और तुम्ही से फैलेगी वह बेल, तुम्हारे द्वारा ही ये बेल, बेल का मतलब लतर होता है, फैलेगी, यानी जब तुम मुझे अपना लोगे। कहने का मतलब श्रद्धा मन से कहती है कि जब तुम मुझे अपना लोगे और जब हमारे और तुम्हारे मिलन से जो संतानें पैदा होंगी वही क्या होंगी, संसार में उनकी किलकारियां गूंजेंगी, वो छोटे छोटे पुष्प की तरह खिल जाएंगे और पूरे संसार में बेल यानी लतर फैल जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल, वही कि जब हम और तुम यानी मैं और तुम अगर हम हो जाते, यानी जब मैं और तुम क्या है मिल जाएंगे, अर्थात हम जब तुम मुझे अपना लोगे, तो वही कह रहा है कि हमारे सुंदर खेल खेलने से विश्व भर सौरभ से भर जाए, यानी संपूर्ण संसार क्या है सुगंध से, पुष्प से, यानी फूलों की महक से, बोले तो बच्चों की किलकारियों से भर जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं भैया, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखिए बोल रहा है यहाँ पे, देखिएगा 1 मिनट इधर कर दे थोड़ा, ठीक है। हाँ, बोल रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए भैया, जब शीर्षक और पाठ का नाम लिखे तब कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, बट यहां पे बोल रहा है भैया संदर्भ लिखने को। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहां पे संदर्भ लिखने को बोल रहा है। और संदर्भ लिखा कैसे जाता है, तो लिखेंगे भैया कि प्रस्तुत
पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य, क्या लिख रहे हैं भैया, पुस्तक सामान्य हिंदी के किस चैप्टर से है भैया, श्रद्धा मनु पाठ से अवतरित है, पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कौन हैं, तो भैया जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है भैया, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस तरीके से संदर्भ, अगर डायरेक्टली बोलता कि भैया पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख दो, आप ऐसे लिखते, बट अगर संदर्भ कहा जाए बबुआ तो इस तरह से पूरा लिखना होगा। चलिए भैया दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे। अब रेखांकित अंश, भाई इतना तो समझ गए ना कि ये कैसे संदर्भ लिखना होता है। अब संदर्भ समझ गए, चलिए अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। रेखांकित अंश यानी जहां से भैया ये रेखा बनी हुई लाइनिंग है उसकी व्याख्या करना है। कह रहा है कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो लिखेंगे कि यहाँ पे भाई कवि कहता है कि श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम संसार का मूल रहस्य बन जाओ और तुम्हारे द्वारा ही ये संसार में एक बेल यानी एक लतर फैलेगी, और जब तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो हमारे और तुम्हारे सुंदर खेल खेलने से इस संपूर्ण संसार में मानव रूपी जो बेल है फैल जाएगी, और मानव रूपी जो पुष्प है, ठीक, मानव रूपी पुष्प, उनकी सुगंध इस संसार में फैल जाएगी। ठीक है, चारों तरफ यानी किलकारियां ही होंगी बच्चों की। तो ये इसका पूरा अर्थ होता है। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है यह किन दो पात्रों का संवाद है। तो कह रहा है भैया किन दो पात्रों के बीच में ये तर्क वितर्क हो रहा है। तो अभी हमने बताया ना कि भैया श्रद्धा और मनु, श्रद्धा और मनु के बीच में संवाद हो रहा है। अगला एक सृष्टि का क्रम कैसे बढ़ेगा। तो जरा नजर डालिएगा भैया सृष्टि का जो क्रम है कैसे बढ़ेगा। एक तो समर्पण द्वारा, क्योंकि वो समर्पित कर रही है, दूसरा सेवा करेंगी, तीसरा यहाँ पे जीवन उत्सर्ग यानी जीवन न्यौछावर कर रही है यानी त्याग कर रही हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखिए अगर समझेंगे, देखिए क्योंकि बच्चों एक दो क्वेश्चन थोड़ा परेशान करने के लिए ऐसे देगा कि आपको थोड़ा उलझना पड़ेगा, बट डोंट वरी, तब भी मान लेते हैं कि एक गड़बड़ हो जाए तब भी तो 8 नंबर मिलेंगे। तो यहां पे भैया सृष्टि का क्रम कैसे बढ़ेगा, तो समर्पण, सेवा और त्याग से। तो आप पूरा लिखेंगे सृष्टि का क्रम समर्पण, सेवा और त्याग से बढ़ेगा। आगे कह रहा है कि सजल संस्कृति का क्या अर्थ है। तो सजल संस्कृति का मतलब है कि संपूर्ण, देखिए यहां पे क्या है, सजल संस्कृति है, तो यहां पे भैया इसका मतलब है कि संपूर्ण संसार। ठीक है, संपूर्ण संसार की, सजल का मतलब यहां पे जल से परिपूर्ण। ठीक है, यूं कह सकते हैं कि जिसको बोलते हैं सागर रूपी संसार, ऐसा भी आप कह सकते हैं। संपूर्ण संसार की बात कर रहे हैं यानी सागर रूपी संसार। ठीक है ना, चलिए आई बात समझ में। तो इस तरीके से बबुआ आपको क्या कर देना है भैया, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे देना है। अब भाई शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन होगा ना प्यारे बच्चों, वो होगा जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा भैया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका गद्य से और पद्य से लेखक और भैया कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियां बताना है। ठीक है, तो जैसे देगा कि निम्नलिखित में से, 5 के काव्य है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए
उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। और प्यारे बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये सब एकदम फ्री वाले होते हैं, ठीक है, सॉलिड नंबर 100% वाले होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं। और एक चीज और ध्यान देना, बोल देगा अधिकतम शब्द सीमा 80, मतलब आपको 80 शब्दों में निपटा देना है। 100 हो जाए चलेगा, 80 से कम नहीं चलेगा। लेकिन और भैया ऐसा भी नहीं कि 150, 200, 250 शब्द लिखो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सोचते हो कि हम ज्यादा लिख देंगे ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 देगा किसी एक का, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। तो भैया ये 2 अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, हमेशा इनमें से कोई एक ऑप्शनल देगा ही देगा, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपका गद्य वाला हो जाएगा। अब भैया आ जाता है पद्य वाला, ठीक है। पद्य वाले में भी बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। ये भी 5 नंबर, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में, ठीक है। जैसे भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो भैया एक तो आप अज्ञे जी का जैसे और एक जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए, हरिओत का भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी हमने बताया ना सॉलिड वाले होते हैं, 100% पूछे जाने वाले। तो यहां से भैया ये 10 नंबर आपका बहुत सिंपल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा ना भैया, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा बबुआ, वो होगा आपका जो कहानी है, ठीक है। कहानी है कि खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी बोलेगा 80 शब्द, ये भी 5 नंबर का। और अथवा में भी पूछा जाएगा, अथवा में बहादुर अथवा लाटी कहानी का के कथानक पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द सीमा 80। तो प्यारे बच्चों ये खून का रिश्ता ये साहित्यिक में ज्यादा चलता है, ठीक है ना, यहाँ पे सामान्य में नहीं चलता है। और 2025 में भी यही हुआ कि एक में खून का रिश्ता पूछ लिया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। डोंट वरी, आपको नहीं घबराना, इससे नहीं मतलब। अथवा में दिया है पंचलाइट, अब भाई पंचलाइट कहानी का पूरा सारांश बढ़िया तरीके से समझाया है। अथवा भैया बहादुर और लाटी कहानी का भैया जो उद्देश्य हम करवा देंगे उसको, ठीक। तो आपके पास भैया विकल्प है, अथवा करके है, इसलिए घबराने की कोई बात ही नहीं है। आगे चलते हैं भैया। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा बच्चों, जो 7 होगा वो भी कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। कितने? 5 नंबर का। अब भैया 5 नंबर का ये भी होगा, 1 मिनट, थोड़ा गला सूख रहा है भाई, पानी पी लें। आप लोग भी पी लीजिए, भूल गए उसके लिए सॉरी दिल से, ठीक है ना, पहले आपको देना चाहिए था, है ना। देखिए भैया अब जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा 5 नंबर का, अब जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कौन सा करें, क्योंकि इसमें एक खंड काव्य होगा, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा 80। अब आपके यहाँ खंड काव्य जो चलता है इसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड होते हैं, जैसे प्रतापगढ़ में कोई अलग खंड काव्य चलेगा, पर इलाहाबाद में कोई अलग चल रहा है, ठीक है, जौनपुर में कोई अलग चल रहा है, कानपुर में अलग चल रहा है, ठीक है ना, इसी तरह से, ठीक है, अंबेडकर नगर में कोई अलग चल रहा है। अब ऐसा नहीं कि हर जगह का, मतलब जैसे 5 से 6 7 जिले में एक चलता है, फिर 5 से 6 जिले में मिलाकर एक चलता है, फिर 6 से 7 जिले में एक चलता है। तो प्रयागराज में चलता है आलोक वृत्त, जहां से हम हैं। तो जैसे आपके यहाँ जो चलता है उसी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे बोल देगा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, अथवा में कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखना है। तो भैया इन दोनों में कोई एक करना है, अथवा है, 5 नंबर मिल गए। जैसे किसी के यहाँ चलते हैं भाई, चलता है रश्मि रथी, तो रश्मि रथी के नायक का चरित्र चित्रण लिखो, अथवा में दे दिया है कि इसका खंड काव्य का कथा वस्तु बताना है, पूरी कहानी शॉर्ट में लिख देना है, ठीक है, इस तरह से याद रखना भैया। और उसके बाद जैसे कहीं पर भैया हमारे यहाँ अभी बताया ना कि जो प्रयागराज है, प्रयागराज में क्या चलता है, तो भैया प्रयागराज में आलोक वृत्त चलता है। आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण यानी महात्मा गांधी आलोक वृत्त में भी इसमें नायक हैं। अथवा में कह रहा है कि इस खंड काव्य की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखिए। या कहीं पर भैया त्यागपथी चलता है तो इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। कहीं पर श्रवण कुमार चलता है तो श्रवण कुमार पे आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है।
मतलब आपके यहाँ, आपके जिले में, आप जहां से हो, जो चलता है उसी पर आधारित प्रश्नों का, कहीं पर श्रवण कुमार, कहीं पर सत्य की जीत चलता है, तो हर तरीके से दिया रहेगा। अब भैया यहां से आपका फिनिश होता है खंड का, ठीक है भैया, खंड का यहीं से समाप्त होता है। अब शुरुआत हो जाती है खंड खा की। अब भैया ध्यान देना, खंड जो खा होगा, ये भी हमने बताया ना, खंड खा ये भी पूरे 50 नंबर का, खंड का में 50 नंबर का क्वेश्चन और खंड खा में भी 50 नंबर का क्वेश्चन। पहला होगा 8वें का कहेगा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। और भैया 7 नंबर मिलेगा, 2 नंबर तो आपको भैया संदर्भ लिखने पर ही मिल जाएगा और 5 नंबर इसका अनुवाद करने पर। और अच्छी बात यह है कि अथवा में ये भी आएगा जैसे ये दिया गया है। तो भैया यहां पर जैसे कह रहा है कि अथय का शकुनी सर्वेशम मध्यात्पद ग्रहणार्थ अत्रिक कहां गया भैया, त्रिकृत्व आश्रयत तथा एका काका उत्थाय तिष्ठ तावत अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च दृष्टम भविष्यति अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तत्वकटाहे परिच्छत्यास्ल इव तत्र घड़च्छाम और इदिश्यो राजाम महमना रोचते इत्याह, मतलब क्या है, इत्याह, ठीक है ना। अब देखिएगा इस तरह से देगा। अथवा में दिया गया है कि याज्ञवल्क्य उवाच ना वा अरे मैत्रेयी पत्युम कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, फिर वा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वै जाया प्रिया भवति। तो भैया इस तरीके से आपके सामने 2 देगा। पहला वाला अगर ध्यान देने तो भैया ये कहां का है, जातक कथा, जातक कथा, ठीक है, जातक कथा में से लिया गया है। अब ये कहां की बात है, जब भैया सभी ने इकट्ठा होकर के ये ऐसा किया कि मनुष्यों में राजा होता है, ठीक है, चतुष्पदा यानी 4 पैर वाले जो जीव होते हैं उनमें भी राजा है, ठीक है, और भैया इसी तरह से बताया मछलियों में भी राजा होता है। बट हमारे बीच कौन ये सभा करते हैं, पक्षी, कि हमारे बीच कोई राजा नहीं है, ठीक है, हमारे बीच कोई राजा नहीं है, ऐसा वो सभा बनाते हैं। तो वहीं की बात है सब। फिर उसके बाद ये इसमें अगर हम बात कर लें, एक नीचे दिया गया है, तो इनमें क्या करना है, आपको किसी एक का व्याख्या कर देना है, मतलब अनुवाद लिख देना है। तो आप पहले जो संदर्भ लिखा जाता है लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है, ठीक है, और जिस पाठ से होगा, ठीक, जिस भी पाठ से होगा, महामना मालवीय से है या संस्कृत भाषा या महत्वम है या फिर जातक कथा से है, चाहे जहां से लिखेंगे, ठीक है, लिख देना है। और इसका भैया अर्थ हम शुरू कर देंगे जल्द ही, ठीक है ना। चैप्टर वाइज पूरा का पूरा जो अनुवाद होता है इतना आसान तरीके से बताएंगे, आपको उलझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो समझ में आ गया कि भैया आपको किस तरीके से लिखना है। अथवा में भैया ये हो गया। अब उसके बाद जो 8 का खा होगा, यहां से आपका जैसे भैया आपने गद्य पद्य हिंदी में देखा, यहां पे संस्कृत में भी वैसे गद्य पद्य चलता है। यहां से भैया ये भी 7 नंबर का होगा। कहेगा दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में भाई लिखकर अनुवाद कीजिए। जैसे सहसा विदित ना क्रियाम विवेका परम आपदाम पदम विड़ेत ही विमृश कारिणम गुण लुब्धा ही स्वमेव संपदा। तो भैया ये दिया है। अथवा में एक दे दिया है वज्रादपि कठोराणि मृदुन कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ना विज्ञातुम अर्हति। देखिए यहां पर भी बात करें, बोलेगा संदर्भ सहित, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक किस चैप्टर से भैया, सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। अब उसके बाद भैया लिखेंगे आप ये चीज अनुवाद में कि सहसा विदित ना क्रियाम विवेका परमापदाम पदम, कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये परम आपदाओं का कारण बन जाता है। यानी बिना सोचे समझे किया गया जो कारण है, मतलब काम है, वो हमेशा विपत्ति लाएगा, मतलब मुसीबत खड़ी करेगा। फिर वही कह रहा है कि वृणेतु ही विमृश कारिणम गुण लुब्धा ही स्वमेव संपदा। ठीक है, कह रहा है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अचानक किया गया कार्य क्या है, सदैव परम आपदाओं का ये कारण बन जाता है। और उसी तरह विणेत ही विमृश कारिणम, और सोच समझकर जब कोई काम किया जाता है तो उसके गुणों पर लोभी होकर के भाई लक्ष्मी, संपदा का मतलब धन लक्ष्मी, स्वयं ही क्या है उसे धारण कर लेती है।
यानी सोच समझकर जो काम किया जाता है तो उसके गुणों पर लोभी होकर लक्ष्मी स्वयं उसे स्वीकार कर लेती हैं। अथवा में जैसे दिया है कि वज्रादपि कठोराणि, और उसके बाद कह रहा है मृदूनि कुसुमादप, यानी वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांश को ना विज्ञातु मर्हति, कह रहा कि वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल फिर व्यक्ति के मन को भला कौन नहीं जान सकता है, अर्थात हर कोई जान सकता है। तो भैया ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये अब शुरुआत यहां से होती है भैया, ठीक है। अब पूरा कहानी पूरा खेल इन्हीं का होता है। अभी तक तो जो देखा है आपने पूरा टेक्स्ट बुक से था, यानी पूरे किताब से। अब ये किताब से नहीं, अब पूरा व्याकरण का खेल शुरू हो जाएगा। किसका बच्चों? व्याकरण का खेल शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9वां होगा, बोलेगा निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। भैया 2 नंबर मिल गए, 1 नंबर आपका अर्थ का मिलता है, 1 नंबर वाक्य प्रयोग का। जैसे दिया गया है कि हवा में तलवार चलाना, तो भैया इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, हवा में तलवार चलाने का मतलब क्या है भैया? बड़ी बड़ी फेंकना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं डींग हाँकना, डींग हाँकना, ठीक है। या फिर हमने बताया ऐसे भी लिख सकते हैं कि बड़ी बातें करना, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें करना, कुछ भी लिख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना, तो ऐसा हो जाएगा। अब भाई वाक्य प्रयोग में प्यारे बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि रमेश जब देखो हवा में ही तलवार चलाता रहता है, मतलब जब देखो तभी फेंकता रहता, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये होता है हवा में तलवार चलाना, ठीक है। समझ में आया? मतलब अर्थ कैसे लिखना है, मतलब वाक्य प्रयोग। अब अगला है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो भैया इसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका अर्थ होता है कि स्वयं की बड़ाई, यानी स्वयं की तारीफ लिख सकते हैं, खुद करना, खुद करना, ठीक है, यानी स्वयं की तारीफ खुद करना। अब जैसे बताया ना, एक लिख के बता दे रहे हैं वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। बाकी हमने तो इसको बहुत करवाया है। भाई स्वयं की तारीफ करना का मतलब यहां पे लिखेंगे कि रमेश हमेशा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है, यानी रमेश सदैव क्या करता है? बस अपनी ही बड़ाई यानी अपनी ही तारीफ अपने मुंह से करता है कि मुझे ये आता है, मुझे ये करना आता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे सब कुछ पता है। इसका मतलब होता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यानी खुद की तारीफ खुद से करना। अगला है कि मिट्टी में मिलाना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मिट्टी में मिलाने का मतलब होता है बर्बाद कर देना, बर्बाद, एक मिनट, क्या हो रहा है भैया? बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना लिख सकते हैं, ठीक है। बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना, नष्ट लेना लिखे हैं, दिमाग कहां गया आज। देखिए बोलते हो ना कि मुझसे अगर टकराओगे तो मिट्टी में मिला दूंगा, है ना, कम मत जानिएगा। मतलब वही चीज है कि नष्ट कर देना, ठीक है, बर्बाद कर देना, मिट्टी में मिला देना हो जाएगा, ठीक। आपको तो एक ही करना है भैया, हम सभी बता दे रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएं, ठीक है ना। अगला देखिएगा भैया, अगला 9 2 11 होना, आप सभी को अच्छे से भली भांत मालूम होगा, प्राइमरी में ही पढ़ा होगा इसे। 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना, भाग जाना, ठीक है। यानी जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया। तो इस तरीके से भैया आपका क्या हो जाएगा? आपका मुहावरा हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद प्यारे बच्चों अब आ जाएगा 10वां। ध्यान देना 10वें में आपका एक आता है अपठित गद्यांश या पद्यांश, वो हमने 11वें नंबर पे लिख दिया है, तो उससे मत घबराना, आगे पीछे क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगला जो क्वेश्चन है भैया हमने बताया ना अपठित गद्यांश का होगा, तो वो नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पे भैया शुरुआत जो होती है पूरे व्याकरण के पोर्शन की,
मतलब इसमें शब्द युग्म आएगा, और उसके बाद हमने बताया ना अनेकार्थी आएगा, वाक्यांश आएगा, ठीक है भैया, शब्दों में त्रुटि मार्जन आएगा, ठीक, पत्र लेखन आएगा, रस छंद अलंकार आएगा, सभी आएंगे। अब जैसे बोला है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों से के सही अर्थ चयन करके लिखिए। कितने नंबर का? 2 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन होगा तो भैया 2 नंबर का देगा ही, जाहिर सी बात है। जैसे पहला दिया है, ध्यान देना, पहला दिया गया है पहले में अविराम अभिराम, इसका सही शब्द युग्म क्या हो जाएगा? अविराम अभिराम। तो लगातार और रुचिकर, याद करो, इसको करवाए हैं भैया व्याकरण वाले में। अगला है बिना रुके और सुंदर, अनवरत और कठिन, अगला है गतिशील और सुगम। तो अविराम का मतलब होता है बिना रुकावट के, यानी बिना रुके हम कह सकते हैं, और उसके बाद ये अभिराम का मतलब होता है भैया सुंदर। तो बिना रुकावट के और सुंदर कहां है? बिना रुके और सुंदर आपको ये दिख रहा है भैया, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा भैया, अगला जो है इसको थोड़ा बड़ा करके इधर कर लेते हैं, 1 मिनट, ये आ गया, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या बोल रहा है, अगला है कि विहग विहंग, विहग और विहंग में क्या शब्द युग में क्या भाई इसका जोड़ा कौन सा सही होगा? पक्षी और बालक, या फिर भैया पक्षी और तोता, या फिर पक्षी और आकाश, या फिर आकाश और पक्षी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, विहग का मतलब होता है पक्षी और इस वाले विहंग का मतलब आकाश होता है। पक्षी और आकाश ऐसा विकल्प कहीं दिख रहा है? पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं, हाँ तीसरा है, तीसरा नहीं कहा, तीसरा ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, तीसरा सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। अब देखिए बोलेगा कि निम्नलिखित में, मतलब निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। और ये थोड़ा परेशान करता है क्योंकि ये याद करने वाली चीज है। प्यारे बच्चों 2 नंबर मिल जाएंगे, याद रखना। तो भैया कह रहा है कि किसी एक के, आपके सामने तो 4 होगा, यही तो अच्छी बात है, एग्जाम में 3 से 4 दिया रहेगा, और किसी एक के 2 अर्थ लिखना होगा, ठीक है भैया। जैसे यहां पे दिया गया है, ठीक, 4 दिए गए हैं अनेकार्थी। अब यहां पे भैया किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। पहला है पोत, पोत का मतलब एक तो पुत्र होता है भैया, पूत है ना, पूत का मतलब पुत्र, और दूसरा पूत का मतलब होता है भैया पवित्र। क्या होता है? पवित्र, जिसको शुद्ध बोलते हैं, ठीक है भैया, जिसको शुद्ध बोलते हैं। देखिए हो गया। अगला कह रहा है कनक, तो भैया कनक का मतलब क्या है? सोना, और एक कनक का मतलब धतूरा भी होता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा। अगला है अंबर, तो अंबर का मतलब होता है भैया, एक तो अंबर का मतलब आकाश होता है, और एक अंबर का मतलब कपड़ा यानी वस्त्र, ठीक है, क्या होता है? वस्त्र होता है, ठीक। नेक्स्ट है जलद, तो भैया जलद के मतलब एक तो भैया जलद का मतलब बादल हो जाता है, ठीक है, जिसमें जल का संचय हो, और दूसरा जलद का मतलब होता है भैया कपूर, ठीक है, दूसरा क्या होता है? जलद का मतलब कपूर होता है। तो इसको देख लो, काम की चीज है। हो गया, तो ये अनेकार्थी वाला हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आगे चलते हैं भैया, जो अगला होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा? वाक्यांश वाला, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जैसे भैया कहेगा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। यहां से भी 2 क्वेश्चन होगा, और भैया 2 नंबर का ये हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि बिना वेतन लिए काम करने वाला क्या कहलाता है? यानी जो बिना वेतन के काम करे उसे क्या कहते हैं? सवैतनिक, अवैतनिक, वेतन मुक्त, सेवानिवृत्त। तो भैया बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक होता है। क्या होता है भैया? अवैतनिक, यानी बिना वेतन के काम करेगा जो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, क्योंकि 2 होंगे हमने भी बताया। अगला क्या कह रहा है? अगला बोल रहा है कि प्रिय बोलने वाली, यानी जो प्रिय बोलती है ऐसी स्त्री को क्या बोलते हैं?
ठीक है, प्रिया, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रिया कहते हैं, या फिर प्रियमवदा कहते हैं, या प्रियाशा कहते हैं, या प्रीति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रिय बोलने वाली को भैया प्रियमवदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रियमवदा कहा जाता है, ना कि प्रिया, ना कि प्रीति, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब तो ये हो गया। अब देखिए शुद्धिकरण वाला आ गया भैया। शुद्धिकरण बोले तो आपको शुद्ध करना होगा। क्या करना है, शुद्ध करना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, और इसके भी भैया 2 नंबर आपकी झोले में। ठीक, चलिए अब देखिए, कह रहा है कि शिवानी एक विद्वान लेखिका थी। तो भैया ये गलत है, क्योंकि विद्वान नहीं बल्कि क्या होगा, तो इसके स्थान पे भैया विदुषी हो जाएगा। विद्वान पुल्लिंग के साथ लगता है, विदुषी स्त्रीलिंग के साथ। तो शिवानी एक विदुषी लेखिका थी। अगला, सीता घर जाता है। तो भैया जाता नहीं होगा प्यारे बच्चों, जाती होगा। ठीक है, कि सीता घर जाती है, अरे जाता है थोड़ी होगा, साफ साफ पता चल रहा है। अगला, पुस्तक मेज में रखी है। तो मेज में नहीं रखी जाती भैया, मेज पर रखी है। तो पुस्तक मेज पर रखी है होगा, मेज में रखी है नहीं। अगला भैया, गोष्ठी में अनेकों विद्वानों के भाषण हुए। और देखिए ये सारी चीजें हमने वही करवाया है जब व्याकरण की सीरीज लाए थे। अनेकों नहीं होता है भैया, अनेक अपने आप में खुद एक बहुविकल्पी, मतलब सॉरी कह रहे हैं कि बहुवचन खुद है। तो गोष्ठी में अनेक विद्वानों के भाषण हुए। आई बात समझ में। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी और उनको आपको सुधारना होगा, और किसी दो का ही करना है, चारों मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा भैया, नंबर जो मिला है वो भी कट जाएगा। चलिए अब आते हैं भैया, जो हमने बताया अपठित गद्यांश। और यहां पे एक खास बात आपको हम ये बता देते हैं कि प्यारे बच्चों, पहले ये नहीं आता था, पहले ये नहीं आता था। पहले इसके जगह पर क्या पूछता था, तो भैया पहले इसकी जगह पर आता था क्या कहते हैं, विभक्ति वचन, और क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। और वो बच्चों को बड़ा ही कठिन लगता था। तो हमने अपठित गद्यांश भी बताया है, व्याकरण वाले में सब समझाया है, आपने अगर सीरीज देखा होगा उसे। तो देखिए बोलेगा कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और 2 देगा, यही तो अच्छी बात है। 1 नहीं देगा, 2 देगा, दोनों में कोई एक करना है, अथवा करके देगा। जैसे ये दिया गया है, पहला दिया गया है कि आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब का आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठन करता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं मतलब एक पथ नहीं बता सकता। अब देखिए दिया रहेगा, और इससे संबंधित भैया नीचे आपके क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, देखिए नीचे आपके क्वेश्चन दिए हैं। अगर इसको आप पढ़ेंगे फिर आपको इससे भी संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देखिए प्रश्न कितने नंबर का आएगा, तो ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का। जैसे दिया है भाई, पहला है कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है। तो पहले ही देखिए, आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य, परमोद्देश्य यानी परम धन उद्देश्य। तो भैया क्या है, लिखेंगे आचरण। क्या लिख रहे हैं, आज बड़ी गलती हो रही है। आचरण का विकास। तो भैया आप पूरा नहीं है, मतलब आप शॉर्ट में ऐसे नहीं लिखोगे पेपर में जैसा हमने लिख दिया, आप पूरा लिखोगे कि आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। अगला कि आचरण के विकास के संबंध में क्या विचार आवश्यक है। तो भैया आगे देखिएगा, कहीं पे यहां था, देखिए आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का भैया यहां पे देखिए विचार करना होगा। और नाना प्रकार में क्या है, शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। तो आप लिखेंगे आचरण के विकास के संबंध में क्या विचार आवश्यक है। तो भैया शारीरिक, मानसिक, उसके बाद भैया प्राकृतिक, ठीक है, फिर उसके बाद आध्यात्मिक,
ये सभी क्या है, आप पूरा ऐसे लिखेंगे, आचरण के विकास के संबंध में शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक विचार आवश्यक है। मिल गया ना, कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं, इतना आसान होता है, हर कोई कर लेगा। अगला कह रहा है कि आध्यात्मिक और संगठनकर्ता शब्दों का अर्थ लिखिए। तो भैया आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है, आस्था से जुड़ा हुआ है, आस्था, ठीक है, भक्ति जिसको कहते हैं, भक्ति, ठीक है, आध्यात्मिक। उसके बाद संगठनकर्ता का मतलब भैया जो संगठन बनाए, जो समूह या ग्रुप बनाता है, ठीक है, वो क्या होता है, संगठन करता होता है। तो इस तरीके से आपको भैया लिख देना है, कोई भी ऐसा दिया रहेगा एक, अब पढ़ करके आपको उससे प्रश्नों का उत्तर दे देना है भैया। अथवा में मान लेते हैं पहला आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो भैया एकदम छोटा वाला एक भी और दिया रहेगा, ठीक है, जैसे इसको पढ़िए, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। जैसे पहला दिया है कर्मण्य किन्हें कहा गया, इतना आसान दिया है, तो भैया यहां पर यही लिख देंगे, आनंद, कर्म में आनंद अनुभव करने वाले को कर्मण्य कहा गया है। अगला कि किस विधान में दिव्य आनंद भरा रहता है, पढ़िए, धर्म और उदारता उच्च कर्मों के विधान में आनंद भरा रहता है। तो देखिए ये भाई पूरा पढ़े बिना ही ऊपर ही रखा हुआ है, तो ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है भैया, पढ़ करके इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे देना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो भैया प्रश्न संख्या 12 होगा, वो रस, छंद, अलंकार। तो यहां से भैया 2-2 नंबर के, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, और उसके बाद ये भी 2 नंबर का, ठीक है। तो जैसे पहला है 12 के काम में कि हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी मतलब का अस्थाई लिखिए। देखिए शॉर्ट में ही क्वेश्चन है, पूरा लिखना है, यानी अस्थाई भाव लिखते हुए उदाहरण देना पड़ेगा हास्य रस का, ठीक है। जैसे भाई कोई भी लिख दीजिए कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य रस निकलता है। अब जैसे इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मतलब जिसमें देख करके हंसी, जैसे आप कोई कॉमेडी मूवी देखते हो तो शुरू से अंत तक आप हंसते रहते हो, ठीक। जैसे भैया क्या है, एक उदाहरण है, याद नहीं आ रहा है, कि हाथी जैसी देह, और उसके बाद क्या है एक भैया, नाम नहीं याद आ रहा है, हाथी जैसी देह, और है नहीं कि तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल, ऐसा अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जैसे वीर रस, वीर रस में हमने बताया ना, इसमें भी लिखेंगे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब उदाहरण बहुत सारे हैं भैया, जैसे हमने बताया बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह से। या फिर जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। या फिर ऐसा लिख देंगे ना भैया, वो वाला कहते ना कि मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है। भाई मतलब जिसको देखने के बाद देशभक्ति की भावना यानी वीरता वाली बात आ जाए, अंदर से एक उत्साह जाग जाए, ठीक है, वो चीज है ना, कि हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले फिर आकर के मौसम नया बनाएंगे, ऐसे है ना, तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिल्मी एग्जाम्पल भी लिखेंगे, नंबर पूरा मिलेगा। पिछले बार यही हुआ था भैया, पिछले 2-3 साल से हम बच्चों को यही बता रहे हैं, नहीं याद है फिल्मी गाना, लेकिन सटीक लिखो, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा, नंबर काटे कि दे, क्योंकि पेपर में भी निकला था भाई, एग्जामिनर कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने बोला ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं था कि जो गलत लगे, नंबर काहे का काटे, एकदम सही था, फिल्मी अंदाज में था, और भी अच्छी बात। चलिए अगला, जैसे श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का अलंकार, भाई लक्षण लिखकर उदाहरण लिखना है, ठीक। श्लेष श्लेष का मतलब चिपकाना, जहां पे एकदम चिपक जाए अर्थ, और उत्प्रेक्षा का मतलब जहां पे मनु मानो जन जानो होता है, ठीक, वो चीज। जैसे पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हो तर भी मंद पवन के झोंकों से। इसमें मन मानो जन जानो ये वाचक शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक है। और उसके बाद जैसे सोरठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण लिखना है। तो सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से समझाया भी तो है प्यारे बच्चों, आपको इसमें भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कमेंट करेंगे अगर आप, रस छंद अलंकार का एक अलग से वीडियो फिर लाएंगे, विगत ईयर लाया था भैया, अब तक लगभग 5 से 6 लाख बच्चों ने देखा है उसे, फिर से ला देंगे, कोई बात नहीं। अब भैया ये जो क्वेश्चन होगा 13 नंबर, ये 6 नंबर का आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 6 नंबर का। जैसे देगा भैया, ये क्या है, पत्र लेखन, अपने नगर में संक्रामक बीमारियों को की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखना है। हमने आपको पहले भी बताया था, एक तो सफाई के लिए पत्र आएगा,
दूसरा लिपिक पद हेतु, तीसरा या बैंक से भैया आप क्या है कोई व्यवसाय के संबंध में कर्जा मांग रहे हैं, ठीक है। तो अथवा में दे दिया, मान लो ऊपर वाला नहीं लिखना, नीचे कि स्वरोजगार प्रारंभ करने हैं तो ऋण प्राप्ति के लिए निकटस्थ बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, लो आ गया, बताया ना कि आपको कोई व्यवसाय खोलना है और आपको एक पत्र चाहिए, तो भैया ऋण प्राप्ति वाला हमने लिख बताया भी तो है, वन जो व्याकरण वाला वन शॉट लाए थे, याद है ना, उसमें बताया है, ठीक है। तो अगला हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 14, तो भैया ये प्रश्न संख्या जो 14 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा भैया क्या चीज, 9 नंबर का और निबंध होगा। बोलेगा अपने किसी एक विषय पर अपने शब्दों में अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपके सामने भैया 4 से 5 दे देगा, ठीक है ना, कम से कम 4 देता है, 5 कभी कभार दे देता है, जैसे वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, या महिला सशक्तिकरण, या आधुनिक जीवन की विसंगतियां, या फिर काकोरी एक्शन डे का महत्व आया, या तुलसीदास, यानी कोई भी मेरा प्रिय कवि या मेरा प्रिय साहित्यकार, ठीक है। तो इस तरीके से भैया आपके सामने दिया रहेगा 4 से 5 विषय दिया रहेगा, किसी एक पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होगा। तो ये हो जाता है हिंदी का पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो हमने देख लिया। अब आपको भैया कितने क्वेश्चन आपके यहां से बने कमेंट करिएगा, और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।